जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आप सभी के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रथम प्रश्न पत्र हम लेकर आए हुए हैं। देखिए, यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रथम प्रश्न पत्र है जो दिसंबर महीने में एग्ज़ाम कराया गया था। जो परीक्षा की तिथि है 13 दिसंबर 2023 को कराया गया था। यह प्रथम पाली में उस पेपर और सेट नंबर 11 हम कराने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। एक ही मैं सेट नंबर 11 कराने जा रहा हूँ। जो है 1 से लेकर के 10 तक मैं करा दिया हूँ सेट नंबर तक। उसका पीडीएफ भी मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया हूँ। वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ को, और वहाँ से भी उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं, शुरू करते हैं। सेट नंबर 11 जो है यूजीसी फर्स्ट पेपर जो है जो कराया गया था 13 दिसंबर को। अब फिर इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। तो उसको देखते हैं ये ग्राफ के माध्यम से। यहाँ पे देखिए, इस ग्राफ में दिया गया है कि यहाँ पे पहला नंबर है शिक्षण आवृत्ति। शिक्षण आवृत्ति टॉपिक से जो है 4 क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके बाद में शोध आवृत्ति से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर बोध से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। फिर संप्रेषण से जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 5वें टॉपिक है हमारा गणितीय तर्क और आवृत्ति से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में 6वां टॉपिक है युक्ति युक्त तर्क से 6 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में आंकड़ों की व्याख्या से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से 6 क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद में लोक विकास और पर्यावरण से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके बाद में उच्च शिक्षा प्रणाली से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 नंबर कम और ज़्यादा होता रहता है हर टॉपिक से। इस पे देखिए एवरेज लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब आते हैं क्वेश्चन पे, एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम हल करते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक है शिक्षण आवृत्ति। शिक्षण आवृत्ति से देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, थोड़ा सा आपको स्पष्ट दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर जॉनसन अपने विद्यार्थियों को प्रकाश संश्लेषण की संकल्पना को समझाने में उनकी सहायता करने के लिए एक मानचित्र माइंड मैप बनाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो अपने बच्चों को प्रकाश संश्लेषण समझाना चाहते हैं कोई टीचर, और तो उसमें एक माइंड मैप बनाते हैं। तो कौन सा जो है साधन सर्वाधिक होगा? जो है माइंड मिस्टर, दूसरा है एड पजल, तीसरा है नियर पॉड, चौथा है हॉट पोटैटो। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा माइंड मिस्टर। माइंड मिस्टर से माध्यम से इसका देखते हैं, इसकी आंसर की व्याख्या क्या है। माइंड मिस्टर है क्या चीज़? यहाँ पे देखिए, माइंड मिस्टर ऑनलाइन मैपिंग एप्लीकेशन है जो अपने यूज़र को क्लाउड के जरिए अपने आइडिया देखने, शेयर करने और पेश करने में सुविधा देता है। माइंड मिस्टर को सन 2007 में मिस्टर लैब्स GmbH ने लॉन्च किया था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कथन के रूप में दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, पहला कथन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, समस्या आधारित अधिगम अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम है। तो दूसरा कथन है, निर्देशित खोज अधिगम में विद्यार्थियों को शिक्षक निर्देशित प्रश्नों को एवं निर्देशों की सहायता के बिना उनकी समझ निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कथन के रूप में पूछा गया है। कथन पहला है दोनों सही हैं, कथन दूसरा है दोनों गलत हैं, कथन तीसरा है पहला सही लेकिन दूसरा गलत है, कथन चौथा है पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। तो आइए देखते हैं, इसमें इसकी व्याख्या के रूप में समझते हैं। अधिगम करता है क्या? अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम में शिक्षक छात्र के अधिगम को आसान बनाते हैं। यह शिक्षण और अधिगम में शक्ति संतुलन को संबोधित करता है। इसमें विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय रूप से अपने स्वयं के ज्ञान को विकसित करने की ओर बढ़ाता है। समस्या आधारित अधिगम छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है जिसमें छात्र समूहों में काम करके किसी विषय के बारे में सीखते हैं। यही समस्या ही प्रेरणा और सिखाने को प्रेरित करता है। निर्देशित खोज अधिगम में छात्र स्वयं खोज करके सीखते हैं। इस विधि में
ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। खोज अधिगम में शिक्षक छात्रों को सीधा निर्देश नहीं देते हैं, छात्र अपने संज्ञान के जरिए अनुमान की अवधारणा बनाकर सीखते हैं। खोज अधिगम छात्रों को आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करता है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी कथन पूछा गया है। कथन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे है, गहन अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अधिगमकर्ता केंद्रित विधियों की अपेक्षा शिक्षक केंद्रित विधियाँ अधिक प्रभावी होती हैं। कथन नंबर 2 है, व्याख्यान विधि में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या निवारण को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे देखिए, करने के लिए अबाध प्रवेश समस्याओं का प्रयोग शामिल होता है। यहाँ पे कथन दिया गया है। कथन फर्स्ट में है दोनों कथन सही हैं, या फिर दूसरे में है दोनों कथन गलत हैं, तीसरे में पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, चौथे में पहला गलत है लेकिन दूसरा सत्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा, जो दोनों गलत हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। आइए देखते हैं आंसर की व्याख्या के रूप में, तब समझ में आएगा क्यों गलत है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो विरासत में नहीं मिलती, बल्कि भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को प्राप्त निरंतर अंतः क्रिया और उद्दीपक प्रदान करने जन्म से शुरू हो सकती है। गहन अधिगम एक प्रकार की मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है जो मनुष्यों द्वारा कुछ प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के तरीके का अनुकरण करती है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, व्याख्यान विधि शिक्षण की वह विधि है जिसमें शिक्षक छात्रों को समझने में मदद करने के लिए तथ्यों, सिद्धांतों या संबंधों को समझाने का प्रयास करता है। व्याख्या विधि को ट्रांसमिसिव विधि से नाम से जाना जाता है, जो ऊर्ध्वाधर शिक्षा आधारित है। इसमें शिक्षक के पास सारा ज्ञान होता है जिसे वह छात्रों को सोचाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ है, कौन सा DTH चैनल सामाजिक विज्ञान 1 सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान से संबंधित है। इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहले ऑप्शन पे है चैनल नंबर 2 संस्कृति, दूसरा है चैनल 6 विधिक, चैनल 3 प्रबोध, चैनल 5 प्रबंधन। तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा प्रबोध, नाम से चैनल 3 प्रबोध हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या के रूप में यहाँ पे देखिए है, DTH चैनल नंबर 3 प्रबोध सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और व्यवहार विज्ञान से संबंधित है। DTH 3 चैनल प्रबोध CEC या UGC सामाजिक विज्ञान 1 सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान पर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। स्वयं प्रभा चैनलों का एक समूह है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है शोध आवृत्ति टॉपिक से 5वां क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं। परिक्षेपण डिस्पर्सन को मापों का पहचान कीजिए। पहला है परास, दूसरा है चतुर्थक विचलन, तीसरा है माध्य के परित विचलनों का योग और D नंबर है मानक विचलन। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला है AB, दूसरा है BCD, तीसरा है ABD, चौथा है ACD। तो यहाँ पे तीसरा नंबर पे है आंसर सही हो जाएगा ABD, A, B और D, A, B और D सही हो जाएंगे, जिसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं आंसर की व्याख्या के रूप में। परिक्षेपण का अर्थ होता है प्रकाश के प्रिज्म या किसी अन्य माध्यम से होकर गुजरने पर विभिन्न रंगों या प्रकाशों में बांट जाना। अर्थशास्त्र के मुताबिक सभी विधियों की मापक त्रुटि की भी मानक विचलन से प्राप्त होती है। माध्य से प्राप्त विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है, इसलिए मानक विचलन सर्वोत्तम माप है। और विचरणशीलता या स्थिरता को मापने के लिए माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन या परास की तुलना में विचरण गुणांक सर्वोत्तम प्रयोग में आता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। यहाँ पर देखते हैं सर्वेक्षण बोध में अमुक्त प्रश्नों के लाभों की पहचान कीजिए।
पहला है वे असामान्य उत्तरों को उत्पन्न होने की अनुमति देता है। बी नंबर है उनके उत्तरों को संसाधित करना सरल है। सी नंबर है वे उत्तरों को रिकॉर्ड करने में परिवर्तनशीलता की संभावना को कम करते हैं। डी नंबर है मानक विचलन। यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ पे जो है ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन में है जो है पहला है ए बी, दूसरा है बी सी, तीसरा है ए सी, चौथा है और ए बी सी। तो इसका दूसरा नंबर हो जाएगा बी सी। बी सी जो है बी सी में उनके उत्तरों को संसाधित करना सरल है। दूसरा वे उत्तरों को रिकॉर्ड करने में परिवर्तन की संभावना है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो है 7 नंबर क्वेश्चन। विषय वस्तु विश्लेषण के लाभों की पहचान कीजिए। विषय वस्तु विश्लेषण के लाभों की पहचान कीजिए। ए ऑप्शन है यह शोध की बहुत पारदर्शी विधि है। बी नंबर है इसे प्रायः एक अनुकूल दृष्टि से प्रचलन विधि भी के रूप में प्रयोग के लिए संदर्भित किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। सी नंबर है एक बहुत सुगम्य विधि है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे है पहला है ए बी, दूसरा है बी सी, तीसरा है जो है ए सी, चौथा है ए बी सी। तो यहाँ पे चौथा ए बी सी आंसर सही हो जाएगा, जिसमें आप आंसर की व्याख्या के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे है ए नंबर है यह शोध बहुत पारदर्शी विधि है। बी है इसे प्रायः एक अनुकूल दृष्टि के प्रच्छन्न विधि के रूप में प्रयोग के लिए संदर्भित किया जाता है। सी है यह बहुत सुगम्य विधि है। और इसकी व्याख्या के रूप में विषय वस्तु विश्लेषण उपयोगकर्ताओं को सुहाय सूचना सामग्री देने की प्रक्रिया है जो किसी वस्तु की उपयोगिता का अवलोकन करती है तथा अनुदेशन और शिक्षण की पाठ्य वस्तु के प्रकरण का उसके तत्वों को विश्लेषण करके उन्हें तार्किक ढंग से क्रमबद्ध रूप से संश्लेषण करके परिभाषित करती है। विषय वस्तु विश्लेषण की उपयोगिता मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, अभियांत्रिकी तथा व्यावसायिक विषयों में स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है जो है जब कोई पिन हमारी उंगली में चुभती है तो हम पिन हटा लेते हैं। इस प्रकार के व्यवहार को कहा जाता है। पहला भावात्मक सहजबोध, दूसरा प्रतिवर्ती क्रिया, तीसरा है जैविक सहजबोध, चौथा है बौद्धिक सहजबोध। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है जो है प्रतिवर्ती क्रिया जो है रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। इसकी व्याख्या के रूप में देखते हैं आंसर की। प्रतिवर्ती व्याख्या है क्या चीज़? प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन या बाहरी वातावरण में अचानक परिवर्तन के प्रति जन्मजात या बिना सोचे समझे किसी होने वाली अनुक्रिया है। उदाहरण के लिए किसी सर्प का अचानक देखकर एकाएक कूदकर पीछे हट जाना। यहाँ सर्प के उद्दीपन का कार्य किया और चौंककर कूदना एक ऐसी अनैच्छिक क्रिया हुई जिसके लिए मस्तिष्क ने प्रेरणा नहीं दी। ऐसी अनैच्छिक क्रियाओं के लिए प्रतिवर्ती क्रियाओं की संज्ञा दी जाती है। अब आगे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा सर्वेक्षण करने के दौरान एक शोधकर्ता प्रश्न पूछते समय उत्तरदाताओं को निम्नलिखित विकल्प देता है। उन विकल्पों की पहचान कीजिए जिनमें अनेकार्थकता पाई जाती है। पहला है बहुधा प्रायः, दूसरा है नितांत प्रायः, तीसरा है बहुधा प्रायः नहीं और चौथे नंबर पे है बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ए बी, दूसरा है ए बी और सी, दूसरा है बी सी डी, तीसरा है ए सी डी, चौथा नंबर पे है ए बी सी और डी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी, जो है ए बी सी तीनों सी हो जाएंगे, ए बी और सी। और इसकी व्याख्या के रूप में देखते हैं आंसर की। तो यहाँ पे आंसर की व्याख्या के रूप में बताया गया है सर्वेक्षण के आशय निरीक्षण करने की जांच से है, अर्थात यथार्थ व सही सूचना प्रदान करने के लिए एक निरीक्षण ही सर्वेक्षण कहलाता है। वास्तव में सर्वेक्षण के अंतर्गत किसी पूर्व परिभाषित समस्या के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित नहीं की जाती है।
आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोध से है, तीसरा टॉपिक है ये दोस्तों। यहाँ तीसरा टॉपिक में है निम्न गद्यांश को सावधानीपूर्वक पढ़िए, बाद में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक जो है ग्राफ गद्यांश पूछ दिया गया है, जो गद्यांश के माध्यम से जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पाँचों क्वेश्चन को करना होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा जो है ग्राफ गद्यांश दिया गया है। यहाँ पे इस गद्यांश के माध्यम से जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ईजी होता है। इसको मैं PDF जो है लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद में इसको पूरा पढ़ने के बाद और फिर जो है इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा। सभी क्वेश्चन देखिए बहुत ही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन उसी के अंदर से पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। अगर मैं इसको करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आते हैं अब सीधा नए टॉपिक पे, चौथा टॉपिक पे। तो चौथा टॉपिक है हमारा संप्रेषण, और इसका जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी संदेश को किसी प्रकार के माध्यम से संचारित किया जाता है उसे जो है डैश करके उस संचार के रूप में पहचाना जाता है। पहला है रचनात्मक, दूसरा है उत्तर संयोजी, तीसरा है मध्यस्थ, चौथा है औपचारिक। तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा मध्यस्थ। तो आइए उसकी व्याख्या देखते हैं आंसर की। मध्यस्थ है क्या चीज़? तो इसमें देखिए यहाँ पे बताया गया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी संदेश को किसी प्रकार के माध्यम से संचारित किया जाता है उसे मध्यस्थ संचार के रूप में पहचाना जाता है। मध्यस्थ संचार सूचना संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल होने वाले संचार को कहा जाता है। इसकी तुलना आमने सामने के संचार से की जा सकती है। इसमें कम इंद्रियों का इस्तेमाल होता है और कम प्रतीकात्मक संकेत प्रसारित होते हैं तथा ज़्यादा निजी माना जाता है। आगे आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे देखिए, सादृश्य मीडिया में विषय वस्तु पहला है गैर रेखीय होती है, दूसरा है रेखीय होती है, तीसरा है संवेदनात्मक होती है और चौथा है अनुकूलित होती है। तो यहाँ पे जो है दूसरा नंबर आंसर क्वेश्चन से रेखीय होती है, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या के रूप में देखते हैं। सादृश्य मीडिया दृश्य संचार का एक रूप है। यह संचार के 3 मुख्य प्रकारों में से एक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। पाश्चात्य संचार अवधारणा किससे अभिलक्षित होती है? तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन है बहुदिशात्मकता, दूसरा है एक दिशात्मकता, तीसरा है अर्थांतरण, चौथा है संदेश केंद्रीयता और ई नंबर है सुनम्य अनुक्रमण। और पहला ऑप्शन है ABC, दूसरा है BCE, तीसरा है ABE और चौथा है BCD। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 4 BCD हो जाएगा। इसका B और C और D एक दिशात्मकता, अर्थांतरण, संदेश केंद्रिकता हो जाएगा। इसकी आंसर की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या के रूप में देखिए यहाँ पे दिया गया है, पश्चात संचार अवधारणा पर एक दिशात्मकता, अर्थांतरण तथा संदेश केंद्रिकता से अभिलक्षित होता है। बी नंबर है एक दिशात्मक संचार में सूचना केवल एक दिशा में प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक जाती है। प्राप्तकर्ता के पास प्रेषण को प्रतिक्रिया देने का कोई अवसर नहीं होता है। यह आमतौर पर संचार माध्यमों जैसे बल्क ईमेल या लघु संदेश सेवा SMS के आगे देखते हैं माध्यम से किया जाता है। और सी नंबर है अर्थांतरण संचार 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच विचारों, भावों, तथ्यों, प्रभावों इत्यादि का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। डी है संदेश केंद्रिकता। दूरसंचार में एक एजेंसी होती है। इस एजेंसी की जिम्मेदारी संचार यातायात को संभालना और नियंत्रित करना है। संचार केंद्र में आमतौर पर एक संदेश केंद्र और संचरण एवं प्राप्त करने की सुविधा होती है। अब 5वें टॉपिक पे आते हैं। 5 नंबर टॉपिक गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। गणितीय तर्क अभिवृत्ति से यहाँ पे जो है 4 या 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो इसको आप लोग PDF के माध्यम से देख लीजिएगा। ये जो है एवरेज से रिलेटेड और उसके बाद में लाभ एंड हानि परसेंटेज, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग जो क्वेश्चन होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए दिशा और दूरी भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पुलिसमैन दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आगे आप लोग इसको देख लीजिएगा। और उसका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन भी पूछा गया है, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6 नंबर युक्ति युक्त तर्क। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे पहला जो है 23 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। अपनी यातायात परिवहन की समस्याओं के समाधान हेतु हमें साइकिल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए और अधिक धन लगाना होगा। ABCD कंपनी लिमिटेड के CEO ऐसा कहते हैं। उपर्युक्त युक्त में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क दोष किया गया है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर है फिसलन युक्त ढलान, दूसरा है अनुपयुक्त प्राधिकार का आग्रह, तीसरा है व्यक्ति विशेष के लिए, तीसरा है अविचारित सामान्यीकरण। तो यहाँ पे दूसरा आंसर सही हो जाए, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अनुपयुक्त प्राधिकरण आग्रह। इसकी व्याख्या देखते हैं। जो है इसकी व्याख्या के रूप में दिया गया अनुपयुक्त प्राधिकरण का आग्रह तर्क दोष का एक प्रकार है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी प्राधिकारी व्यक्ति का हवाला देकर किसी को समझाने का प्रयास करता है जो वास्तव में उस विषय का विशेषज्ञ नहीं है। अनुपयुक्त प्राधिकार का आग्रह एक प्रकार का तार्किक हेत्वाभास है। इसमें एक तर्क के किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर निर्भर करता है जो विशेषज्ञ नहीं है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर। जब दो चर इस तरीके से संबंधित हैं कि जब एक चर में वृद्धि होती है तो दूसरे में भी वृद्धि होती है, इससे आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, ऑप्शन देखते हैं। जो है पहला है दिशापरकता की कोई समस्या नहीं है, दूसरा है दोनों चर सकारात्मक रूप से संबंधित हैं, तीसरा है संबंधों को प्रभावित करने के वाले कोई प्रच्छन्न चर नहीं है, तीसरा है उसके बीच कार्य कारण के लिए जिम्मेदार एक तीसरा चर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दोनों चर सकारात्मक रूप से संबंधित है। जब दोनों एक साथ बढ़ते हैं तो दोनों सकारात्मक हो जाएंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। यदि कोई भी प्राध्यापक भौतिकवादी नहीं है, कथनों को सही माना गया है, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन का सही होने का अनुमान लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सभी प्राध्यापक भौतिकवादी हैं, दूसरा है कुछ प्राध्यापक भौतिकवादी हैं, तीसरा है कुछ प्राध्यापक भौतिकवादी नहीं हैं, चौथा है कुछ भौतिकवादी प्राध्यापक हैं। तो इसमें देखते हैं व्याख्या के रूप में कुछ प्राध्यापक भौतिकवादी नहीं हैं। तो यहाँ पे आंसर की व्याख्या के रूप में देखते हैं। यदि कोई भी प्राध्यापक भौतिकवादी नहीं है, कथन को सही माना जाता है, तो प्रश्नगत कुछ कथन प्राध्यापक भौतिकवादी नहीं है को सही होने का अनुमान लगाया जा सकता है। पॉइंट देखते हैं। तर्कशास्त्र पूर्व ज्ञात सत्यों को अनुमानित ज्ञात का हिस्सा है। इसमें किसी सत्य का सबूत जुटाना नहीं है। यह किसी अनुमानित के लिए उचित सबूत पेश किए जाने का आकलन करता है जो सही तर्क करना सिखाता है। तर्कशास्त्र का काम सृजनात्मक नहीं बल्कि शुद्धात्मक होता है, जो विशुद्ध विचार में विधानात्मक सिद्धांतों का विज्ञान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है भारतीय शास्त्रीय न्याय तर्क के अनुसार निम्नलिखित कथन के कौन सा तर्क दोष किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं। और आसमानी गुलाब सुगंधित है क्योंकि यह पृथ्वी गुलाब की तरह गुलाब है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका तर्क का जो है ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है साधारण, दूसरा है बाधित, तीसरा है विरुद्ध, चौथा है आश्रय सिद्ध। यहाँ पे चौथे नंबर हो जाएगा आश्रय सिद्ध, ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर।
27 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से कोई प्राध्यापक भौतिकवादी नहीं है कथन का समतुल्य है? तो पहला हो जाएगा कुछ गैर भौतिकवादी गैर प्राध्यापक नहीं है, दूसरा है कुछ प्राध्यापक गैर भौतिकवादी हैं, तीसरा है सभी प्राध्यापक गैर भौतिकवादी हैं, चौथा है सभी गैर भौतिकवादी गैर प्राध्यापक हैं। तो यहाँ पे जो है वो तीसरा नंबर हो जाएगा। और तीसरे नंबर के आंसर की व्याख्या देखते हैं। सभी प्राध्यापक गैर भौतिकवादी हैं, तार्किक रूप से कोई प्राध्यापक भौतिकवादी नहीं है, कथन का समतुल्य है। इसको व्याख्या के रूप में देखते हैं। तर्कशास्त्र या तर्कणा का सिद्धांत अनुमान के वैध नियमों का व्यवस्थित अध्ययन है। वही पिछले तरीके से फिर भी इसकी व्याख्या किया गया है। और फिर आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। आगे हम 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिज्ञप्तियाँ इस प्रकार से संबंधित हैं कि वे दोनों सही नहीं हो सकती यद्यपि वे दोनों गलत हो सकती हैं? तो यहाँ पे देखते हैं इसके आंसर के जो है ऑप्शन देखते हैं। कोई प्राध्यापक भौतिकवादी नहीं है, कोई प्राध्यापक भौतिकवादी नहीं है, बी है कुछ प्राध्यापक भौतिकवादी हैं, और सी नंबर है सभी प्राध्यापक भौतिकवादी हैं, डी है कुछ प्राध्यापक भौतिकवादी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। पहला है ए सी, दूसरा है बी डी, तीसरा है बी सी, चौथा है ए और डी। तो यहाँ पे पहला जाएगा ए और सी जो है कोई प्राध्यापक भौतिकवादी नहीं है, ए नंबर, और सी नंबर है सभी प्राध्यापक भौतिकवादी हैं। तो यहाँ पे ए और सी जो है पहला जो है आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आंकड़ों की व्याख्या 7 नंबर टॉपिक दिया गया है। आंकड़ों की व्याख्या में जो ग्राफ दिए होते हैं DI डाटा इंटरप्रिटेशन, तो उसमें माध्यम से आपको क्वेश्चन नंबर 29 से 33 तक करना होता है। तो ये जो मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं इसमें परसेंटेज, एवरेज और उसके बाद में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको मैं PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका PDF जो है लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक कीजिएगा, उसमें आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम में जा कर के आप लोग वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है, उसके माध्यम से। यहाँ पे अब उसके बाद हम ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक 8 नंबर है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो इसको देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस विधि के व्यवसाय सकारात्मक आग्रह ग्राहक संबंध निर्मित करने के लिए ICT का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे देखते हैं जो है पहला ऑप्शन है ग्राहकों को घर बुलाना, दूसरा लक्षित विपणन अभियान बनाना, तीसरा वेबसाइटों पर पॉप-अप विज्ञापन देना, तीसरा है अयाचित ईमेल भेजना। दूसरा आंसर हो जाएगा लक्षित विपणन अभियान बनाना। तो यहाँ पे लक्षित विपणन क्या है इसको देखते हैं। लक्षित विपणन अभियान में संभावित ग्राहकों को रुचियों और ज़रूरतों पर शोध किया जाता है। इसके बाद अपने संदेश और मार्केटिंग बजट में उस विशिष्ट दर्शक वर्ग में केंद्रित किया जाता है जो उस उत्पादक को खरीदने में संभावना रखते हैं। ये लक्षित विपणन में उपभोक्ताओं के बारे में एकत्र किए गए डेटा का उपयोग किया जाता है। इसमें जनसांख्यिकी जानकारी, ब्राउजिंग इतिहास और वेबसाइट इंटरैक्शन शामिल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे पहला है BIOS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, दूसरा है उपयोगिता सॉफ्टवेयर फर्मवेयर का एक उदाहरण है, सी नंबर है स्पाईवेयर मालवेयर का एक उदाहरण है। तो नीचे दिए गए उत्तर की व्याख्या, उत्तर का सही चयन में ए, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा है बी और सी। तो इसमें तीसरा नंबर हो जाएगा सी जो है स्पाईवेयर मालवेयर का एक उदाहरण है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दोस्तों जो है 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन में कंप्यूटर नेटवर्किंग निर्देशित एवं अनिर्देशित मीडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ए नंबर है निर्देशित मीडिया संचरण जो है अनिर्देशित मीडिया संचरण की तुलना में उच्च स्पीड का
अनुसमर्थन करता है। बी नंबर है निर्देशित मीडिया में अनिर्देशित मीडिया की तुलना में कम हस्तक्षेप है। और सी नंबर है अनिर्देशित मीडिया संचरण निर्देशित मीडिया संचरण की तुलना में अधिक सुरक्षित है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला है ए बी, दूसरा है ए सी, तीसरा है बी सी, चौथा है ए बी सी। तो यहाँ पे जो है पहला हो जाएगा ए और बी, इसका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला आंसर सही हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है। नीचे कथन के रूप में दिया गया है। पहला कथन है जो है तकनीकी विकास के कारण संचार जनसंचार बन गया। और दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा कथन के रूप में देखते हैं, सॉरी एक मिनट, हाँ अब दूसरे कथन के रूप में देखते हैं। यहाँ पे दूसरा कथन है हमारा जो है उपग्रहों और कंप्यूटरों को आगमन के साथ संचार पहले से कहीं अधिक कुशल और जटिल हो गया है। और यहाँ पे उसमें देखते हैं कथन पहला या दूसरा दोनों सही हैं, कथन दोनों गलत हैं। और दूसरा ऑप्शन है पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, तीसरा पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो इसमें देखते हैं पहला नंबर दोनों सही हो जाएंगे। और इसको आप लोग जो है PDF में पढ़ लीजिएगा। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी मैथमेटिकल क्वेश्चन के रूप में है, कथन के रूप में 38 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द युग्म है जिसका विस्तार गलत सुमेलित है? पहला है लाइट एमिटिंग डायोड, दूसरा है कैथोड रे ट्यूब, तीसरा है लिक्विड कंट्रोल डिस्प्ले, चौथा है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। और इसमें जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा लिक्विड कंट्रोल डिस्प्ले। इसका व्याख्या देखते हैं। लिक्विड कंट्रोल डिस्प्ले परिवर्णी शब्द युग्म के विस्तार के लिए सुमेलित होता है। और उसके बाद में लिक्विड कंट्रोल डिस्प्ले एक प्रकार का डिस्प्ले है जो टेक्स्ट, वीडियो के और तस्वीरों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दिखाता है, जो आमतौर पर फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर, मॉनिटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप और टीवी में किया जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 40 नंबर। यहाँ पे देखिए 40 नंबर में 9वां टॉपिक पे पहुँच चुके हैं। 9वां टॉपिक है लोक विकास और पर्यावरण। इसमें कथन के रूप में दिया गया है क्वेश्चन। कथन देखते हैं। पहला कथन है पर्यावरणीय संचार में प्रकृति का मानवीय प्रस्तुतिकरण शामिल है। दूसरा है पर्यावरणीय संचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केवल मुख्य धारा के परंपरागत मीडिया का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसमें देखिए यहाँ पे पहला कथन दूसरा कथन, पहले का नंबर पे पहला दूसरा दोनों सही हैं, दूसरा है पहला दूसरा दोनों गलत है, तीसरा है पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, चौथा नंबर पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर हो जाएगा पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। आइए इसके आंसर की व्याख्या देखते हैं। पर्यावरणीय संचार है क्या? पर्यावरणीय संचार में प्रकृति का मानवीय संबंधों में एक भूमिका निभाता है। यह सिद्धांत मानव और प्रकृति के बीच संबंध बनाने का प्रयास करता है। यह विश्वास पर्यावरण संचार में मूल में है क्योंकि यह समझने की कोशिश करता है कि प्रकृति मानव व्यवहार और पहचान को कैसे प्रभावित करती है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 नंबर। यहाँ पे कथन के रूप में दिया गया है। पहला कथन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है जो लगभग 100 प्रकार के मानव निर्मित रसायन के उत्पादन और खपत को नियंत्रित करता है। आगे आते हैं दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन के रूप में यहाँ पर दिया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो यहाँ पे देखते हैं जो है दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, इसमें दोनों आंसर सही हो जाए, कथन सही हो जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसकी व्याख्या के रूप में देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पक्का है क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं।
ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों के उत्पादन और आयात को रोकने और पृथ्वी को ओजोन परत की रक्षा में मदद करने के लिए वायुमंडल में उनकी एकाग्रता को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसने ग्लोबल वार्मिंग की दर को सफलतापूर्वक धीमा किया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को कम करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया और तथा 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ। यह अब तक एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संधि है जिसे पृथ्वी पर मौजूद सभी 197 देशों ने मंजूरी दी है। पहला है 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में नकारात्मक विकिरण प्रणोदय नेगेटिव फोर्सिंग अथवा शीतलन के लिए उत्तरदायी है। पहला है जल वाष्प, दूसरा है क्षोभमंडलीय ओजोन, तीसरा है समतापमंडलीय ओजोन, चौथा है ब्लैक कार्बन। तो यहाँ पे देखते हैं तीसरा नंबर है और जो है समतापमंडलीय ओजोन। इसको व्याख्या के रूप में देखते हैं। समतापीय मंडल ओजोन वायुमंडल के नकारात्मक विकिरण प्रणोदय नेगेटिव फोर्सिंग अथवा शीतलन के लिए उत्तरदायी है। पॉइंट नंबर समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत के ओजोन मंडल भी कहा जाता है। समताप मंडल में ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों से विकिरण का एक हिस्से को आवेशित करके तथा इसे ग्रह की सतह तक पहुँचाने से रोककर पृथ्वी के ओजोन की रक्षा करती है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। CBOD का पूर्ण रूप क्या है? COBD का पूर्ण रूप क्या है? कंपैरेटिव बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दूसरा है कॉमन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तीसरा है कार्बोनेसियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, चौथा है क्लासिफाइड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पर तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बोनेसियम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी व्याख्या देखते हैं, ये है क्या चीज़, मतलब इसको देखते हैं। यहाँ पे एक विधि परिभाषित परीक्षण है। यह परीक्षण पानी के शरीर में जैविक जीवों तथा घुलित ऑक्सीजन की कमी से मापा जाता है। इसमें नाइट्रोजन युक्त बैक्टीरिया के योगदान को दबा दिया जाता है। और CBOD का अर्थ है मिलीग्राम प्रति लीटर में व्यक्ति ऑक्सीजन की मात्रा। इसका इस्तेमाल मानक प्रयोगशाला प्रक्रिया के तहत 5 दिन में 20 डिग्री सेल्सियस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन मांग अंश को घटाकर कार्बनिक पदार्थों में रासायनिक ऑक्सीजन में किया जाता है, कि जैव रासायनिक में किया जाता है। अब 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कथन के रूप में दिया गया है। पहला कथन है जो है RSPM वैसे निलंबित कणकीय पार्टिकुलेट पदार्थ मैटर SPM है जिनका वायुगतिकी डायमीटर एरोडायनेमिक डायमीटर 10 माइक्रोन से अधिक होता है। दूसरा है सूक्ष्म कण वैसे SPM होते हैं जिनका वायुगतिकी डायमीटर 2.5 माइक्रोन से कम होता है। तो इसमें कथन के रूप में देखते हैं। पहला कथन पहले में दोनों सही हैं, दूसरे में दोनों गलत हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए जो है तीसरे में है दोनों पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। और चौथे नंबर पे है पहला सही गलत है लेकिन दूसरा सही है। यहाँ पर चौथा हो जाएगा जिसमें पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है जल की कठोरता से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के कारण होती है। दूसरा है यह 2 प्रकार की होती हैं, अस्थायी और अस्थायी। तीसरा है स्थायी कठोरता को जल को गर्म करने में आसानी से दूर किया जा सकता है। चौथा है कठोरता गर्म पानी में पाइप प्रणाली में पपड़ी का कारण बनाती है। और 5वें नंबर पर कठोरता साबुन की खपत को कम करती है। इसमें ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन है ABCD, दूसरा है ABD। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ABD, A, B और D ऑप्शन में सही हो जाएगा, जिसमें ABD में दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखते हैं जो है उच्च शिक्षा प्रणाली से 10वें टॉपिक पे आ गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं हम लोग। देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित वैज्ञानिक तकनीकी तथा जनशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए 1948 में किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा के पुनर्गठन में उद्देश्य में से विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है जाकिर हुसैन, दूसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरा है एल मुदलियर और चौथे नंबर पर डॉक्टर DS कोठारी। तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसको मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन को, एक बार फिर से पुलिस को देख लीजिए, रिपीट क्वेश्चन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा PDF में। यहाँ पे अब 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के अध्यक्षता कौन थे? तो इसमें ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है गुरुदास बनर्जी, दूसरा सर सैयद हसन बिलग्रामी, दूसरा है विलियम एडम, चौथे नंबर पर थॉमस रैले। 1902 की बात कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन में हो जाएगा जो है थॉमस रैले हो जाएंगे प्रथम भारतीय जो है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। यहाँ पे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई थी? सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, दूसरा है हिस्लॉप कॉलेज नागपुर, दूसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, ये भी हो जाएगा। और उसके बाद में सेरमपुर कॉलेज सेरमपुर, दूसरा है पूना संस्कृत कॉलेज पुणे। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा सही होंगे। C, D और E, यहाँ पे C, D और E, C, D और E ऐसा आंसर सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2, 4 सही हो जाएंगे। यहाँ पे इसका कॉलेज का सन डेट भी बताया गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज के 1800 और जो है सेरमपुर कॉलेज जो है सेरमपुर 1818, पूना संस्कृत कॉलेज 1821। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कथन सूची के रूप में, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। इसमें समिति है और अध्यक्ष कौन है इसको बताया गया है। वैज्ञानिक जनशक्ति समिति और उसकी हम व्याख्या के रूप में देख लेते हैं, और यहाँ पे सीधा मिलान किया गया है। तो यहाँ पे देखिए समिति आयोग या संबंध है। वैज्ञानिक जनशक्ति समिति के यहाँ S भटनागर, और दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित उच्चतर शिक्षा संबंधित समिति है KL श्रीमाली, और विश्वविद्यालय के लिए मानक अधिनियम समिति 1961 में DS कोठारी, और संस्कृत आयोग के सुनीत कुमार चटर्जी संस्कृत आयोग के हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे कथन के रूप में दिया गया है। कथन पहला है प्राचीन श्रीधन्य नटक विश्वविद्यालय यमुना नदी के किनारे पर स्थित था। दूसरा है सिद्ध नागार्जुन के काल में श्रीधन्य नटक के ब्राह्मणवादी और बौद्ध शिक्षा दोनों की पीठों के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। तो यहाँ पे कथन के रूप में देखते हैं, पहला और दूसरा दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। तीसरा नंबर पहला सत्य है लेकिन दूसरा गलत है। इसमें पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। यहाँ चौथा नंबर स्टेटमेंट जो है आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला गलत लेकिन दूसरा सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्राचीन भारतीय श्रीधन्य कटक विश्वविद्यालय कृष्णा नदी के तट पर स्थित था, और सिद्ध नागार्जुन के समय यह विश्वविद्यालय ब्राह्मणवादी और बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। भारत में दूसरा पॉइंट है, भारत में उड़ीसा राज्य में कटक जिला है। कटक शहर महानदी के किनारे बसा हुआ है, और सन 1972 तक कटक लगभग 1000 सालों का तक उड़ीसा की राजधानी रहा। तो इसका जो है हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका जो PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।